मनोरमा जी खाना खा रही थीं, लेकिन रोटी खत्म होने के कारण बीच में ही बैठी एक थाली में थोड़ी सी सब्जी लिए इधर-उधर देखने लगीं कि कोई उनकी बात कहे बिना ही समझ ले और एक रोटी लाकर दे दे। पास में बैठा छोटा बेटा सुमित उनकी बात समझ गया था, मगर फिर भी खामोश रहा, क्योंकि घर में किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि बड़ी बहू के होते हुए खुद से कोई खाना ले ले। थोड़ी देर बाद बैठी रहने के बाद मनोरमा जी ने ही हिम्मत जुटाते हुए कहा, सुनीता बहू, 2 रोटी से पेट नहीं भरा, जरा एक रोटी और दे दो। इतना सुनते ही सुनीता कठोर आवाज में बोली, बस बस माँ जी, आपकी तबीयत पहले ही खराब रहती है। 2 रोटी आपके लिए कम नहीं है, जो खा लिया बस वही बहुत है। तो मनोरमा जी पास बैठे अपने बड़े बेटे संजय की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखने लगी कि शायद वो कुछ बोलेगा, मगर संजय तो इस तरह खाने पर झुका हुआ था जैसे उसने कोई बात सुनी ही न हो। ये देख मनोरमा जी कुछ नहीं बोली और हाथ पोंछकर उठने लगीं। लेकिन तभी छोटे बेटे सुमित ने अपनी भाभी से कहा, भाभी, जब माँ सारा दिन घर के काम करती हैं, तब तो आपको उनकी तबीयत का जरा भी एहसास नहीं होता। आपको पता भी है, अगर माँ भूखी रह जाएगी तो फिर रात भर उन्हें नींद नहीं आएगी, इसलिए आप उन्हें एक रोटी और दे दीजिए। इतना सुनते ही सुनीता ने चिल्लाते हुए कहा, तुम ज्यादा माँ से सगे मत बनो। इस घर में जो कुछ हो रहा है वो मेरी आंखों से छुपा नहीं है। तुम दोनों माँ बेटे मुफ्त की रोटियां तोड़ते रहते हो। तुम्हारा भाई कितनी मेहनत करता है, उसका तो तुम्हें एहसास ही नहीं है। तुम अभी तक नौकरी ढूंढने में नाकाम रहे हो। पहले कुछ काम कर लो, फिर बड़ी बड़ी बातें करना। ना काम के ना काज के, दुश्मन अनाज के। भाभी की बातें सुनकर सुमित को बुरा तो बहुत लगा, लेकिन फिर भी खामोश ही रहा। उसने अपनी माँ की तरफ देखा तो मनोरमा जी भी नम आंखों से उसे ही देख रही थीं। उससे अपनी माँ की भूख बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए उसने अपनी थाली में से एक रोटी उठाकर मनोरमा जी की थाली में रखते हुए कहा, माँ, आप ये रोटी खा लो, आज मैं एक रोटी ही खाऊंगा। ये देखकर सुनीता और गुस्सा हो गई और मनोरमा जी की थाली से वो एक रोटी उठाकर फर्श पर फेंकते हुए बोली, तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आई? जब मैंने कहा कि और खाना नहीं देना तो मतलब नहीं देना। अब रहो तुम भी भूखे, बड़े आए थे माँ के चमचे। ये देख सुमित की आंखों में भी आंसू आ गए। उसने अपनी भाभी से कहा, भाभी, आप में तो इंसानियत नाम की कोई चीज ही नहीं है। अरे, किसी की थाली से ऐसे कोई रोटी उठाकर भी फेंकता है क्या? सुमित का इतना बोलना हुआ कि उसके बड़े भाई संजय ने उसे घूमते हुए कहा, अपनी भाभी से माफी मांगो। भैया, जब तक भाभी माँ के साथ ना इंसाफी कर रही थी, तब तक तो आप बिल्कुल गूंगे बहरे बनकर बैठे हुए थे, और अब अचानक से आपको एहसास हो गया कि कुछ गलत हो रहा है। आप कितने जोरों के गुलाम हो गए हो। आपको अपनी माँ का कुछ ख्याल ही नहीं है। सुमित का इतना कहना हुआ कि संजय ने उठकर एक जोरदार तमाचा सुमित के गाल पर जड़ दिया और बोला, मैंने बहुत सह लिया तुम्हारी बदतमीजी को। अब तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सही कहा भैया आपने, आपसे बुरा तो कोई हो भी नहीं सकता। जो चुपचाप बैठा बैठा अपनी माँ का अपमान होते हुए देख रहा हो, उससे बुरा इंसान और क्या हो सकता है। इतना सुनते ही संजय ने सुमित के गाल पर एक थप्पड़ और जड़ दिया और उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। सुमित सन्नाटा खड़ा रहा। उसे इन सब की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। मनोरमा जी भी चुपचाप खड़ी सब देख रही थी। उसने हिम्मत करते हुए कहा,
संजय बेटा, तुम्हें क्या हो गया है? तुम अपने भाई को यूं घर से नहीं निकाल सकते। ये घर उसका भी है। तुम दोनों का बराबर हिस्सा है इस घर में। तो संजय ने गुस्से से कहा, माँ, अगर आपको अपने बेटे की इतनी ही चिंता है तो आप भी उसके साथ ही चली जाओ। कहते हुए संजय ने अपनी माँ को भी धक्का देकर घर से बाहर निकाल दिया। अब तो सुमित के लिए और मुश्किल हो गया था। उसे अपनी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। वो तो कहीं भी रह सकता था, सड़कों पर भी रात गुजार सकता था, मगर अपनी माँ को कहाँ रखेगा, इस बात को लेकर बहुत घबरा रहा था। उसने मनोरमा जी से कहा, माँ, आपको यूं घर छोड़कर नहीं आना चाहिए। वो आपके स्वर्गीय पति का घर है, आप वहीं पर रहती हैं। मैं अब आपको कहाँ लेकर भटकता फिरूंगा? मेरे पास तो रहने के लिए जगह भी नहीं है। सुमित की बात सुनकर मनोरमा जी आंखें भर आई। उसने कहा, तुम चिंता मत करो बेटा, तुम्हारे साथ तुम्हारी माँ है। भगवान जरूर कोई चमत्कार करेंगे। तभी सुमित को ख्याल आया कि क्यों ना अपने दोस्त के घर चला जाऊं, और फिर कोई छोटी मोटी नौकरी मिल जाएगी तो एक किराया का घर देखकर माँ को वहां लेकर चला जाऊंगा, वरना अभी माँ को लेकर कहाँ भटकता फिरूंगा। यही सोचकर सुमित अपनी माँ को लेकर अपने एक दोस्त के घर चला गया। दोस्त भी उसकी मजबूरी समझ गया था, इसलिए उन्हें अपने घर में आसरा दे दिया। सुमित ने उससे कहा, मुझे यहाँ सिर्फ 2 दिन के लिए आसरा दे दो, फिर मैं चला जाऊंगा, कोई बात नहीं। सुमित, मैं तेरा दोस्त हूँ, तुम माँ जी के साथ आए हो, जब तक चाहे यहाँ रह सकते हो। सुमित समझ रहा था कि उसके दोस्त ने उसे रहने के लिए तो बोल दिया है, लेकिन वो भी उनकी तरह गरीबी में जी रहा था, इसलिए उनका खर्च ज़्यादा दिन तक नहीं उठा पाएगा। और फिर सुमित भी किसी पर बोझ नहीं बनना चाहता था, इसलिए अपनी माँ को वहीं छोड़कर सुबह सवेरे उठकर नौकरी की तलाश में निकल गया। पर पूरे दिन भर भटकने के बाद भी उसे कोई नौकरी हाथ नहीं लगी। अगले दिन भी यही हाल रहा। तो अब सुमित उलझन में आ गया और घबरा गया कि क्या करूं। उसने अपने दोस्त से 2 दिन का वक्त मांगा था, मगर अब उसे उनके घर आए हुए 2 दिन हो चुके थे, फिर भी नौकरी नहीं मिल रही थी। तीसरे दिन सुमित ये सोचकर घर से निकला कि आज आखिरी बार नौकरी देखने जा रहा हूँ। अगर मिलेगी तो ठीक है, नहीं तो अपनी माँ को लेकर दोस्त के घर से निकल जाऊंगा। आगे जो भगवान को मंजूर होगा वही होगा। सोचते हुए सुमित नौकरी की तलाश में फिर से निकल गया। दोपहर हो गई, मगर फिर भी उसे कोई अच्छा जवाब नहीं मिला। थक हार कर सुमित सड़क के किनारे बैठ गया। तभी उसकी नज़र दीवार पर चिपके कागज पर गई, जिस पर लिखा हुआ था कि एक अस्पताल में एक चपरासी की ज़रूरत है, तनख्वाह 6,000 और रहने का इंतज़ाम फ्री। ये पढ़कर सुमित की आंखों में आंसू आ गए। उसने खुद से कहा, सुमित, ये नौकरी तुम्हारे लिए नहीं है। तुमने तो MBA किया हुआ है, तो क्या अब तू एक चपरासी की नौकरी करेगा? उसका दिल खून के आंसू रोने लगा। लेकिन तभी माँ का चेहरा आंखों के सामने घूम गया और फिर बिना कुछ सोचे समझे ही वो वहाँ से उठ खड़ा हुआ और उस पत्ते पर पहुँच गया जहाँ चपरासी की ज़रूरत थी। वहाँ पहुंचकर सुमित ने अस्पताल के स्टाफ से कहा कि वो चपरासी की नौकरी के लिए आया है, तो सब लोग हैरानी से उसकी तरफ देखने लगे, क्योंकि शकल सूरत से सुमित अच्छे घर का लग रहा था। पर उन्होंने कुछ नहीं कहा और उसे इंटरव्यू के लिए डॉक्टर के पास भेज दिया। जब डॉक्टर ने सुमित की फाइल देखी तो वो भी हैरान रह गया और कहने लगा, तुमने तो MBA किया हुआ है और तुम एक चपरासी की नौकरी करना चाहते हो? ये नौकरी तो उन लोगों के लिए है जो अनपढ़ होते हैं और अपनी मेहनत से रोटी रोटी कमाते हैं। मुझे बताओ कि तुम ये काम क्यों करना चाहते हो?
ये सुनकर सुमित की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मैं बहुत ज़्यादा मजबूर हूँ। बहुत सी जगह पर इंटरव्यू देने गया था, मगर कुछ भी हाथ नहीं आया। मुझे इस समय नौकरी की सख्त ज़रूरत है, फिर भले ही वो एक चपरासी की क्यों ना हो। उसकी मजबूरी समझकर डॉक्टर ने भी उसे चपरासी की नौकरी दे दी और अस्पताल के पीछे बने फ्लैट में से एक फ्लैट भी उसे रहने के लिए दे दिया। सुमित को समझ नहीं आ रहा था कि ये उसके लिए खुशी का मौका है या फिर उदासी का। खैर, जो भी था वो घर गया और अपने दोस्त का शुक्रिया अदा करते हुए बोला, तुमने इस मुश्किल समय में मेरा साथ दिया और मुझे अपने घर में रहने की जगह दी, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अपनी माँ को यहाँ से लेकर जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे एक अस्पताल में नौकरी मिल गई है। ये सुनते ही सुमित के दोस्त ने हंसते हुए कहा, तुम मुझे बेवकूफ़ मत बनाओ। पढ़ाई तुम्हारी MBA की है, फिर अस्पताल में तुम्हें नौकरी कैसे मिल गई? तो सुमित ने कहा, मुझे चपरासी की नौकरी मिल गई है। ये सुनते ही उसके दोस्त की आंखों में भी आंसू झलक आए और कहने लगा, यार सुमित, मेरा घर तुम्हारे लिए हमेशा खुला है, लेकिन खुद पर इस कदर जुल्म मत करो। तुम अपनी हिम्मत बनाए रखो, तुम्हें अच्छी नौकरी जरूर मिल जाएगी। तब तक तुम मेरे घर में बिना किसी डर और खतरे के रह सकते हो। तो सुमित बोला, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद कि तुमने मुझे इतने दिन यहाँ रखा और हर तरह से ख्याल भी रखा। मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। लेकिन अब जब मुझे रोजी रोटी मिल रही है तो मैं उसको लात नहीं मारना चाहता, इसलिए अब मैं माँ को लेने आया हूँ। सुमित के दोस्त ने उसे बहुत रोका, बहुत समझाया, मगर सुमित नहीं माना और अपनी माँ को लेकर अस्पताल के पीछे फ्लैट में शिफ्ट हो गया। मनोरमा जी ने कहा, तुम्हें कैसी नौकरी मिली है बेटा? तो सुमित ने कहा, माँ, एक ऑफिस में बैठकर कंप्यूटर का हिसाब किया करूँगा। ये सुनकर मनोरमा जी भी खुश हो गई। अब सुमित अपनी माँ से सच तो नहीं कह सकता था, क्योंकि वो टेंशन में आ जाती और उनका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता। इसलिए उसने अपनी माँ से झूठ बोल दिया और अगले दिन से रोज सुबह काम पर जाने लगा। अब सुमित बड़ी दिलचस्पी से अस्पताल में साफ सफाई करता और सोचता कि शायद उसकी किस्मत में यही सब लिखा था। हर इंसान अपनी किस्मत का ही खाता है, तो शायद मेरी किस्मत में ये गरीबी और कम तनख्वाह वाली छोटी सी नौकरी ही लिखी थी। तो वो बेकार में ही बड़ी बड़ी नौकरी करने के सपने देख रहा था। खैर, महीना पूरा होते ही डॉक्टर ने उसे अपने ऑफिस में बुलाकर उसकी तारीफ करते हुए कहा कि तुम्हारी तरफ से हमें कोई शिकायत नहीं मिली है, इसलिए तुम्हें 6,000 की बजाय 10,000 रुपये दे रहा हूँ। ये सुनकर सुमित बहुत खुश हो गया और बोला, डॉक्टर साहब, मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। मुश्किल घड़ी में आपने मुझे सहारा दिया। कहकर सुमित हाथ में तनख्वाह लिया डॉक्टर के ऑफिस से बाहर निकल आया और अपनी तनख्वाह को गिनने लगा। तभी अचानक उसकी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि अपने पापा के मरने के बाद उसने कभी भी 10,000 एक साथ नहीं देखे थे। वो तो 500 के नोटों को देखने के लिए भी तरस कर रह जाता था। वो बस बार बार उन पैसों को गिने जा रहा था और सोच रहा था कि सबसे पहले वो घर में राशन लेकर जाएगा, क्योंकि खाने पीने की बहुत दिक्कत हो रही थी। अब वो अपनी माँ को अच्छा खाना खिलाना चाहता था। लेकिन जैसे ही वो पैसे अपनी जेब में डालने लगा, तभी अचानक उसके सामने एक औरत आकर खड़ी हो गई। उसने दोनों हाथ सुमित के सामने जोड़ दिए और रोते हुए बोली, भगवान के लिए मेरी मदद कर दो बेटा। मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया। उसके ऑपरेशन के लिए मुझे पैसों की ज़रूरत है और मेरे पास कुछ भी नहीं है। मेरे हाथ खाली हैं।
अगर मैं यूँ कहूँ कि भगवान के अलावा कोई मेरे बच्चे की ज़िंदगी बचा सकता है तो वो पैसे ही हैं। बिना पैसों के मेरा बेटा बच नहीं सकता। उस औरत के चेहरे पर इस कदर बेबसी देखकर सुमित का दिल बैठ गया। उसने बिना कुछ सोचे समझे ही वो 10,000 रुपये उस औरत के हाथ में रख दिए और बोला, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि वो आपके बच्चे को बचा ले। तो वो औरत सुमित को आशीर्वाद देती हुई आगे बढ़ गई और किसी दूसरे इंसान के सामने हाथ जोड़कर अपने बच्चे के लिए पैसे मांगने लगी। लेकिन उस आदमी ने उसे दुत्कार कर भगा दिया। उस पल सुमित के दिल में आया कि काश मेरे पास इतना पैसा होता कि मैं उस औरत की मदद कर देता। फिर उसके दिमाग में आया कि क्यों न डॉक्टर से बात की जाए। वह दौड़कर डॉक्टर के पास गया और हाथ जोड़कर बोला, सर मेरी हर महीने की तनख्वाह आप काट लेना, लेकिन उस औरत के बच्चे को बचा लीजिए। डॉक्टर ने कहा, क्या लगती है वो तुम्हारी? क्या कोई रिश्तेदार है? नहीं साहब, वो मेरी कोई रिश्तेदार नहीं है, लेकिन मैं उसको अपने बच्चे के लिए इस तरह तड़पते हुए नहीं देख सकता। ये सुनकर डॉक्टर की आंखें भी नम हो गई। उसने कहा, खुद के पास खाने के लिए खाना नहीं है और दूसरों की मदद करना चाहते हो। सर, हम किसी की मदद करेंगे तो हमारी मदद ऊपर वाला करेगा। इसलिए सर, आप मेरी तनख्वाह काट कर उस बच्चे को बचा लीजिए। तो डॉक्टर ने भी हाँ में सिर हिला दिया और तुरंत बच्चे का इलाज शुरू कर दिया। ये देख सुमित को बहुत खुशी मिली। वो दौड़कर उस औरत के पास गया और बोला, चिंता मत करो, डॉक्टर साहब ने आपके बच्चे का इलाज शुरू कर दिया है, लेकिन मैंने तो पैसे भी जमा नहीं करवाए, फिर इलाज कैसे शुरू हो गया? उस औरत ने रोते हुए कहा। तो सुमित बोला, मैंने डॉक्टर साहब से बात की है, वो आपके बच्चे का इलाज शुरू करने के लिए तैयार हो गए हैं। इतना सुनते ही वो औरत सुमित के पैरों में गिरकर रोने लगी। भगवान तुम्हें इसके बदले बहुत बड़ा फल देगा। भगवान करे कि तुम करोड़पति बन जाओ। उस औरत की दुआ सुनकर सुमित हंसने लगा और आगे बढ़ते हुए सोचने लगा कि करोड़पति बनना तो बहुत दूर की बात है। अब तो उसे 2 वक्त की ढंग की रोटी खाना भी उसके नसीब में नहीं लग रहा था, क्योंकि आज उसे जो तनख्वाह मिली थी वो भी उसने उस औरत को दे दी और अगले 5-7 महीने तक मिलने वाली तनख्वाह के लिए भी उसने डॉक्टर को मना कर दिया। ये सब सोचते हुए सुमित घर गया तो मनोरमा जी उसी के इंतजार में ही बैठी थी और कहने लगी, बेटा क्या लेकर आए हो? तो सुमित की नज़रें शर्म से झुक गई, मगर उसने माँ को झूठी तसल्ली देते हुए कहा, माँ मुझे तनख्वाह आज नहीं मिली, कल मिल जाएगी, आप परेशान न हो। तो मनोरमा जी ने उसकी तरफ देखा और सूखी रोटी अचार के साथ खाने लगी। ये देख उसका दिल टूट गया, मगर वो भी क्या कर सकता था। वो खाना खाए बिना ही बिस्तर पर लेट गया। तो मनोरमा जी ने कहा, बेटा चिंता न करो, भगवान हमें बहुत कुछ देगा, तुम खाना खा लो। तो सुमित ने कहा, माँ ये मुझे झूठी तसल्ली ना दिया करो, भगवान हमें कुछ नहीं देगा, हम दोनों यूं ही जिंदगी गुजार देंगे। नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। वह बातें कर ही रहे थे कि तभी घर के दरवाजे पर किसी की दस्तक हुई। सुमित ने जाकर दरवाज़ा खोला तो सामने 2 आदमी खड़े थे। सुमित ने कहा, आप लोग कौन हैं? मैं आपको नहीं जानता। तो उनमें से एक आदमी ने कहा, चिंता ना करो, आप हमें नहीं जानते, मगर हम आपको बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। कहते हुए उसने सुमित को एक चाबी और कुछ कागज हाथ पर रख दिए और बोला, ये आपके लिए एक सरप्राइज है, आप घर जाकर आराम से बैठकर इस खत को पढ़ना। ये कहकर वो लोग वहाँ से चले गए। सुमित भी ये सब देखकर हैरान था। वो घर के अंदर आया तो मनोरमा जी ने कहा, बेटा कौन था दरवाजे पर?
और आपके हाथ में ये क्या है? तो सुमित ने चिंतित स्वर में कहा, पता नहीं माँ, 2 अनजान आदमी मुझे ये पेपर देकर गए हैं और बोल रहे थे कि तुम्हारे लिए एक बड़ा सरप्राइज है। मुझे खुद इस बात का नहीं पता कि इसमें क्या लिखा है। अभी देखता हूँ। कहते हुए सुमित ने वो कागज खोला और पढ़ने लगा। तो उसमें लिखा था, मिस्टर सुमित, मैंने आज तुम्हें सिटी हॉस्पिटल में देखा था। तुम वहाँ एक चपरासी की नौकरी कर रहे हो, मगर तुमने आज तनख्वाह मिलते ही एक गरीब औरत की मदद की और फिर डॉक्टर के सामने गिड़गिड़ाकर उस औरत की मदद के लिए हाथ फैलाए। जब मैंने ये सब कुछ देखा तो मैं बहुत ही प्रभावित हुआ। मैंने सोचा कि तुम्हारे बारे में जानकारी हासिल करनी चाहिए। जब मैंने डॉक्टर से पूछा तो मुझे पता चला कि तुम एक पढ़े लिखे नौजवान हो, मगर तुम्हारे भाई ने तुम्हें घर से निकाल दिया है और इसीलिए तुम एक चपरासी की हैसियत से नौकरी कर रहे हो। कल शाम तुम इस पते पर पहुंच जाना। तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है और तभी तुम्हें पता चलेगा कि ये चाबी किस चीज की है। खत पढ़ते ही सुमित गहरी सोच में डूब गया कि उसको इस तरह से बुलाने वाला कौन हो सकता है। उसे डर भी लग रहा था कि क्योंकि आजकल तो फ्रॉड बहुत ही आम हो चुका है। तभी मनोरमा जी कहने लगी, सुमित, खत में ऐसा क्या लिखा है कि तुम उसे पढ़कर एकदम परेशान हो गए हो? तो सुमित ने कहा। उन्होंने सारी बातें बताई, जिसे सुनकर मनोरमा जी भी घबरा गई और कहने लगी, नहीं नहीं बेटा, तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है किसी भी जगह पर जाने की। चुपचाप अपनी नौकरी करते रहो। फिर अपने बेटे के सिर पर हाथ रखते हुए बोली, अच्छा तो आज तुम्हें तनख्वाह मिल गई थी, लेकिन तुमने वो एक औरत को दे दी। ये सुनते ही सुमित को लगा कि माँ अभी डांटेंगी, मगर मनोरमा जी ने उसका माथा सहलाते हुए कहा, मुझे अपने बेटे पर गर्व है। आज तुमने सचमुच मुझे दिल से खुश कर दिया है। मैं हमेशा यही समझती थी कि शायद मेरी परवरिश में ही कोई कमी रह गई थी, जो तुम्हारे भाई ने हमारे साथ इतना घटिया काम किया। मगर आज मुझे इस बात की तसल्ली हो गई कि मेरी परवरिश में कोई कमी नहीं थी। ये तो संजय और उसकी पत्नी सुनीता की नीयत ही ऐसी थी। भगवान का शुक्र है कि मेरा एक बेटा तो गरीब लोगों की मदद करना चाहता है। अपनी माँ की बातें सुनकर सुमित भी मुस्कुराकर सो गया और अगले दिन सुबह उठकर अपने काम पर चला गया। उसका इरादा नहीं था कि वो उस पते पर जाए, क्योंकि सुमित को डर लग रहा था कि अगर उन लोगों ने उसके साथ कुछ गलत किया तो उसकी माँ का क्या होगा। वो अस्पताल में सफाई कर रहा था, मगर उसका ध्यान तो बार बार उस खत की ओर ही जा रहा था। सोचने लगा कि क्या पता मैं वहां जाऊं तो मुझे सच में कोई बड़ा सरप्राइज मिल जाए। जरूरी तो नहीं कि हर किसी के साथ धोखा ही हो। ये सोचकर वो अस्पताल की साफ सफाई कर बड़ी हिम्मत करके उस पते पर पहुंच गया। वहां जाकर देखा तो वहां एक बहुत ही बड़ा रेस्टोरेंट था। वो अंदर जाने लगा तो एक आदमी ने उसे रोकते हुए कहा, आप कौन हैं? आपका क्या नाम है? जी मेरा नाम सुमित है। अच्छा अच्छा, वही सिटी हॉस्पिटल वाले हैं आप? तो सुमित ने भी जल्दी से हाँ में सिर हिलाया। तो उसने कहा, ठीक है सर, आपका इंतजार कर रहे हैं। ये सुन सुमित जल्दी से अंदर चला गया। अंदर जाते ही सामने कुर्सी पर बैठे एक आदमी ने कहा, लगता है तुम मुझे नहीं जानते, इसलिए मैं अपना परिचय करवा देता हूँ। मेरा नाम मुकेश शर्मा है। मैं इस रेस्टोरेंट का मालिक हूँ, मगर अब मैं ये रेस्टोरेंट तुम्हारे नाम करना चाहता हूँ। ये सुनकर सुमित हैरान रह गया और बोला, आप मेरे साथ ये कैसा मजाक कर रहे हैं? तो उसने कहा, मैं तुम्हारे साथ कोई मजाक नहीं कर रहा। मुझे तुम बहुत अच्छे लगे। तुम्हारा इस कदर लोगों की मदद करना मुझे भा गया, इसलिए मैं तुम्हें अपना सब कुछ देना चाहता हूँ।
तो सुमित भी हक्का बक्का रह गया और बोला, आपकी क्या वजह है? तो उसने कहा कि मेरे साथ भी आज से 5 साल पहले वही हुआ था जो तुम्हारे साथ और तुम्हारी माँ के साथ हुआ है। मैं एक कैंसर का मरीज हूँ। मैं अपने 2 बेटों और एक बेटी के साथ रहता था, लेकिन मेरे दोनों बेटों ने मेरी जिम्मेदारी स्वीकार करने से मना कर दिया और हम दोनों बाप बेटी को घर से निकाल दिया। लेकिन बेटा, अब मैं अपनी पुरानी गाथा सुनाकर आपका समय बर्बाद नहीं करना चाहता, इसलिए आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि मेरा ये रेस्टोरेंट किसी एक ऐसे इंसान के हाथ में जाए जो दूसरों की मदद करता हो। मैंने तुम्हें अस्पताल में देखा था। तुमने उस औरत की कैसे मदद की थी। मैंने तुम्हारे बारे में डॉक्टर से पता किया तो उसने तुम्हारी तारीफ करते हुए कहा कि तुम बहुत ही नेक दिल इंसान हो। खुद भूखे रहकर भी दूसरों की मदद करना चाहते हो। इसलिए मैं अपनी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम करना चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि तुम लोगों के साथ भला करते रहोगे। बस मेरी तुमसे एक छोटी सी विनती है कि मेरी बेटी का हाथ थाम लो और उससे शादी कर लो। मेरी एक ही बेटी है। मैं उसे उसके भाइयों के हवाले छोड़कर नहीं जा सकता। वो बहुत ही मासूम है। उसके भाई और भाभी उसकी जिंदगी नरक बना देंगे और पता नहीं उसकी शादी कहाँ कर देंगे। इसलिए आपसे विनती करता हूँ बेटा कि तुम मेरी बेटी से शादी कर लो, क्योंकि अब मुझे लगने लगा है कि मेरी जिंदगी के दिन पूरे हो चुके हैं। अब मौत मेरा इंतजार कर रहा है। उस आदमी की बातें सुनकर सुमित हैरान रह गया। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका छोटा सा पुण्य उसके लिए कितना बड़ा फल देगा। उसने सोचा, इसलिए हमें गरीबों की मदद कर देनी चाहिए, क्योंकि क्या पता भगवान किस रूप में आकर हमारी मदद कर दें। उसने तो बस थोड़ी सी मदद की थी और भगवान ने उसे 1 करोड़ की प्रॉपर्टी का मालिक बना दिया। ये देख सुमित की आंखें नम हो आईं। तभी सामने बैठे मुकेश शर्मा ने कहा, क्या हुआ बेटा, क्या सोचने लगे? कुछ नहीं अंकल जी, मुझे आपकी बात मंजूर है। सुमित ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा और भगवान का धन्यवाद किया। उसे आज पता चला कि ये सच है कि दूसरों की मदद करने से दिल को भी सुकून मिलता है और भगवान भी खुश होते हैं। वो खुशी खुशी वहाँ से चला गया और जाकर अपनी माँ को सारी बातें बताई तो मनोरमा जी की खुशी का भी कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि एक साथ 2-2 खुशी मिल रही थी, बेटे की नौकरी भी और शादी भी। कुछ दिनों बाद मुकेश जी ने सुमित की शादी अपनी बेटी प्रिया के साथ करवा दी और अपना फ्लैट भी सुमित के नाम कर दिया। तो अब सुमित भी अपनी माँ को लेकर उनके पास ही आ गया और चारों लोग एक साथ एक ही घर में रहने लगे। समय अपनी गति से चलता रहा। धीरे धीरे सुमित उस रेस्टोरेंट को संभालने के काबिल हो चुका था। जब वो बॉस की सीट पर बैठा तो ये देखकर हैरान रह गया कि मैनेजर की लाइन में उसका भाई संजय भी खड़ा था। संजय भी सुमित को बॉस की सीटी पर बैठा देखकर हैरान था। कुछ देर बाद जब सुमित अपने ऑफिस में गया तो उसका भाई भी उसके पीछे पीछे आ गया और बोला, सुमित ये सब कैसे हुआ? तो सुमित ने कहा, मैं आपका बॉस हूँ, इसलिए मुझे सुमित कहने की ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर संजय का मुंह लटक गया और कहने लगा, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, इसलिए अब पुरानी बातों को भुला दो और दोनों भाई साथ मिलकर तरक्की करेंगे। तो सुमित ने गुस्से से कहा, आज मुझे बॉस की सीट पर देखकर तरक्की की बात कर रहे हो, वरना मुझे धक्के मार कर घर से निकाल दिया था। लेकिन ये तो समय समय की बात है। उस दिन तुम्हारा समय था और आज मेरा समय है, पर मैं तुम्हें धक्के मार कर यहाँ से नहीं निकालूंगा। इसलिए यहाँ नौकरी करना चाहते हो तो चुपचाप मेरे ऑफिस से चले जाओ। उसकी बातें सुनकर संजय घबरा गया
और चुपचाप वहां से चला गया। उसके जाने के बाद सुमित सोचने लगा कि ये तो सारी भगवान की लीला है। कोई हमें घर से निकाल देता है, लेकिन वक्त बदलते ही वो हमारे पैरों में गिरने को तैयार हो जाता है। इसलिए भगवान के सामने रहकर हमें कभी किसी चीज का घमंड नहीं करना चाहिए।